या हाय फ्रेंड्स। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम अपने प्रोग्राम नो एंड ग्रो की शुरुआत करने वाले हैं। नो एंड ग्रो इज ऑल अबाउट रियल एंड जेन्युइन सैलून एजुकेशन। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेरीज आए हैं सरप्राइजिंगली वो सारे आए हैं हेयर रिपेयर और हेयर डैमेज के ऊपर। तो ये सारे टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सुनील सिंह के साथ। डॉक्टर सुनील सिंह इज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट। Besides his management expert, he is a researcher, formulator, and chemist. He is founder of two companies, El Passion and El Pacific. He has done his PhD from Aligarh Muslim University and is a winner of national and international awards. तो आइए हम जानते हैं कि क्या है ये हेयर रिपेयर, क्या है ये डैमेज, क्यों होता है, फ्रॉम आवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील सिंह से। So over to you, Dr. Singh. Hello friends, welcome to Know and Grow. Hello वीनू। इससे पहले कि हम सैलून एजुकेशन की बात करें, इससे पहले हम टेक्निकल कोई बात करें, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एज पर योर एस्टिमेट, हाउ मेनी सैलून्स डू वी हैव इन इंडिया? कितने सैलून्स होंगे इंडिया में? Maybe 5 to 6 lakhs. कैन यू इंक्रीज दिस फिगर? थोड़ा और बढ़ाइए। 8 lakhs. देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, किसी को इसकी सही जानकारी नहीं है कि इंडिया में कितने सैलून्स हैं या कितने लोग सैलून्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें किसी भी फिगर की ऑथेंटिसिटी जाननी है, हमें ये जानना है कि ये फिगर कितनी जेन्युइन है, तो वी गो बाय द डेटा ऑफ इंडस्ट्री लाइक फिकी। As per FICCI data, the Federation of Indian Chamber of Commerce, India has approximately 72 lakhs salons. 72 lakhs? 72 lakhs. It's a huge number. It's a huge number. If you talk about only Bombay, only in Bombay, you have got approximately 40,000 listed salon and just dial. In Delhi itself, you have got more than 33,000 salons who are listed only on Just Dial. So we're not talking about salons which are not listed salons. So if you only talk about 4 major metros of India, it will comprise of more than 1.5 lakh salons. India has, I take this figure, India has 70 lakhs salons. एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो लोग घर से काम कर रहे हैं, सैलून एट होम, या ये ऑनलाइन सैलून्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसमें जो शॉप्स हैं, चाहे वो बार्बर शॉप्स हो, चाहे वो मॉम एंड डॉटर ब्यूटी शॉप्स हो, स्मॉल ब्यूटी पार्लर्स हो, या स्मॉल salon chains or large salon chains. So it's a huge number we are talking about. And अगर हम बात करते हैं टोटल इंडिया की पॉपुलेशन की, इंडिया has got 140 crore population. Out of 140 crores, if you see how many people will be 0 to 14 years, it's like 26%. Approximately, yeah. That amounts to around 36 crores. Okay. How much it could be plus and minus, I'm not very sure. If we talk about people who are 60 plus, जो काम नहीं कर सकते, 60 plus कितनी population होगी इंडिया की? Around 12%. Around 12%. तो remaining जो लोग employable हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, उनकी फिगर कितनी है इंडिया में? Around 15 to 59 years के कितने लोग हैं इंडिया में? They will be approximately 62%. 62% of 140 crore would be 87 crores. So 87 crore is the population of India, which is in the age group of 15 to 59 years. Out of that 87 crores, not everybody is working.
सारे 87 करोड़ तो काम नहीं करते हैं ना। नहीं कहते। 87 करोड़ में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हाउसवाइफ्स हैं, या कोई मेडिकल इशू है, अनएम्प्लॉयड है, या whatever, for whatever reason they're not working. ऐसे लोगों को आप मान के चलिए 40% पीपल है, 60% पीपल इज द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ऑफ दिस 87 crores. So that will come to around 52 crores if you take the number, because number is very important. All the decisions are made on numbers. We make vague decisions in the absence of data. Absolutely. You know, जब डेटा नहीं होता तो आप डिसीजन अपनी गट फील से लेते हैं। जब आपके पास डेटा होता है तो आप लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। सो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टोटल Number of 62% में से जो 60%, 87 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब 87 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन में से आपको क्या लगता है कितने लोग सैलून बिजनेस के साथ जुड़े होंगे, या कितने लोग पर्सनल केयर बिजनेस के साथ जुड़े होंगे? आई जस्ट वांट टू डीप डाइव इनटू द डेटा, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट हेयर, क्या हेयर है, क्या इसका डैमेज का रीजन है, बट उससे पहले जो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आता है वो आता है कि सैलून एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई we should talk about salon education first before we talk about the hair damage, because these are very correlated things. Unless there is education, there will be damage always. You know, talk about skin damage or hair damage, ये damage तब तक रहेगा जब तक ये salon education नहीं है। So let's deep dive into the data. I'll just show you, I'll present some data to you, and then we'll talk about the next things. Yeah? Yeah, okay. So we are talking about 52 crore working population of India. Total 52 crores जो working population है इंडिया की, अगर हम देखें कि ये लोग कहाँ काम करते हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है इंडिया में? सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है आपको एम्प्लॉयमेंट। बिसाइड्स दैट वी हैव गॉट आईटी सेक्टर, वी हैव गॉट टेलीकॉम सेक्टर, वी हैव गॉट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर्स। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री का कितना रेवेन्यू होगा? अगर हम बिलियन डॉलर्स की बात करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री वुड बी अराउंड $245 बिलियन का इंडस्ट्री। टेलीकॉम सेक्टर वुड बी अराउंड 45, इलेक्ट्रिकल वुड बी अराउंड $48 बिलियन। हम लार्ज सेक्टर्स की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं टिपिकल जो हमारे पर्सनल केयर बिजनेस के साथ लेट्स से रिलेटेड है, लेट्स से फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं। फैशन इंडस्ट्री की क्या वैल्यूएशन है? इट वुड बी अराउंड $15 बिलियन। इफ वी टॉक अबाउट लेट्स से फुटवेयर, इट वुड बी अगेन अराउंड $15-16 बिलियन। अगर हम पर्सनल केयर इंडस्ट्री की बात करते हैं, पर्सनल केयर जिसमें आपका हेयर आ जाता है, जिसमें आपका स्किन आ जाता है, कॉस्मेटिक्स आ जाता है, इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $28 to $30 बिलियन। ओके, अगर हम आईटी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एजुकेशन की बात करते हैं तो कितने इंस्टीट्यूट्स इनको एजुकेशन सपोर्ट कर रहे हैं? कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर हम बात करते हैं इंडिया में कितने आईआईटीज हैं? अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 23 आईआईटीज, 23 आईआईटीज हैं। वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 31 एनआईटीज, 31 NITs. These are institutes of national importance. Besides that,
we have got around 6,000 engineering colleges. ये कॉलेजेस आपको एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपकी आईटी इंडस्ट्री को, आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री को, आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को, बिसाइड दैट केमिकल इंडस्ट्री को, ये इनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देयर आर 18 NIFTs in India. Besides that, we have got 7 NIDs. These are government funded, very large institutes which have got status of national importance. They provide education to the fashion industry. We have got 12 large scale government funded institutes of national importance that provide education to the footwear industries. We have got 12 FDDIs in India. We have got 12 FDDIs in India. Besides that, we have got 23 other colleges which provide you the footwear education. एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट. कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन आईटी सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिकल, फैशन, फुटवेयर, टेक्सटाइल, सब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. बट कितने इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो पर्सनल केयर में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर हम टोटल वैल्यूएशन की बात करते हैं $30 बिलियन की, अगर इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ सैलून इंडस्ट्री का ब्रेकअप करते हैं तो सैलून इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इज 95,000 to 1 lakh crore. It's a huge number we are talking about. But how many institutes of national importance, how many institutes of a large scale which provide you education in hair, skin? कभी आपने देखा कोई बैचलर ऑफ हेयर, बैचलर ऑफ स्किन केयर? There is no BTech. There is no organized education platform in India that provide you standard education in hair, skincare, cosmetics और salons. जबकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सैलून का वो काफी बड़ा है. जो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है इसके साथ अगर 52 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन है और हम इंडिया में बात करते हैं तो कितने सैलून्स हमने बात किया, हम फिगर करते हैं 70 lakhs. वी हैव गॉट 70 lakhs सैलून्स इन इंडिया. ये सैलून्स में कोई सैलून ऐसा होता है जहां पे 1-2 आदमी भी होते हैं, कोई सैलून ऐसा भी होता है जहां 50 to 100 लोग होते हैं, कोई सैलून नॉर्मल अगर हम एवरेज बात करते हैं, एवरेज तो एवरेज एक सैलून में हम बात करते हैं 6-7 लोग का स्टाफ होता है, 6-7 लोग एक पर्टिकुलर सैलून में होते हैं. अगर हम टोटल बात करते हैं, अगर सपोज वी हैव गॉट 70 lakhs and salons and we have got around 7 people in one salon, so we are talking about approximately 4.9 crore people, approximately 4.9 to 5 crore people who are associated directly or indirectly only with the salon business. Is it not a matter of concern? अगर टोटल वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 52 करोड़. 52 करोड़ में से अगर 4.9 करोड़ लोग ओनली हमारे सैलून इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 9%. तो हर 10 में से आपको ऑलमोस्ट एक पर्सन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पर्सनल केयर बिजनेस, आपको सैलून बिजनेस के साथ एसोसिएटेड मिलेगा. बट द प्रॉब्लम इज there is no education, there is no platform, there is no standardization of education to these people, to these 4.9 crore people. कहां से लेते हैं अपनी एजुकेशन? ये कौन देता है इनको एजुकेशन? इनको एजुकेशन देते हैं एक जैसे एक सीनियर ब्यूटिशियन एजुकेशन देती है, उसके साथ आपको जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वहां से मिलती है इनको एजुकेशन. एक सीनियर हेयर ड्रेसर एजुकेशन देता है, उस सीनियर हेयर ड्रेसर ने कहां से एजुकेशन ली है? दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज जिसको जो एजुकेशन जहां से मिल रही है वही स्टैंडर्ड हो जाता है, सो दैट देयर इज नो कॉमनैलिटी ऑफ एजुकेशन. किसको क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किस सोर्स के साथ प्राप्त हो रहा है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है.
और दूसरी एक बात यह है कि जितने ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स भी एक सोर्स ऑफ एजुकेशन है ये सैलून वर्कर्स के लिए। बट ब्रांड आपको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से एजुकेट करता है, ब्रांड कभी भी आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडुकेट नहीं करता है, बिकॉज अ ब्रांड इज मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द प्रोडक्ट, अ ब्रांड इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन अपग्रेडिंग योर नॉलेज। So you get the salon people, they either get education through brands or through senior beauticians or through senior hairdressers. So एजुकेशन में बहुत फर्क है। आज की डेट में अगर आप एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केराटिन हेयर पे क्या काम करता है, तो आपको 20 डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, बिकॉज उनके उनके मास्टर्स ने वही बताया हुआ है। जिसके मास्टर ने उसको जो बताया है वो वही अपने क्लाइंट को बताता है, उसकी वही अंडरस्टैंडिंग है। आज आप पूछते हैं कि केराटिन और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है, आपको 50 डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, बिकॉज वन ब्रांड इज गिविंग यू अ डिफरेंट व्यू, other brand is giving you a different view, nobody has a common view on it. That is the reason, that is the beginning of damage. When there is no standard, there is no equality in knowledge, there is no standard of knowledge, so then you work basically on either on your art, on the basis of the or your on your art, on your application, or whatever you have heard, whatever you have लर्न फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव मास्टर। वो एक सैलून में काम करते हैं, वहां की टेक्निक डिफरेंट है, वो दूसरे सैलून में जाते हैं, वहां की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। सो दे वर्क एज पर द टेक्निक विच इज गिवन टू यू बाय डिफरेंट ब्रांड्स। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी हैव गॉट सो मच ऑफ कंप्लेंट्स विच आर कमिंग अप कि किसी की स्किन डैमेज हो रहा है या किसी का हेयर डैमेज हो रहा है। एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि ये सैलून एजुकेशन ये ग्रो कर क्यों नहीं रहा है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि कुछ चीजों में होता है नीड टू नो। सैलून इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि देयर इज नो नीड टू नो, यू नो। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आई वांट टू इलैबोरेट इट। ऐसा लगता है कि सैलून में एजुकेशन की जरूरत नहीं है। यही बताया जाता है आपको कि आप अपने एप्लीकेशन नॉलेज तक लिमिट रहें, आपको काम करना आना चाहिए। ये चैनल स्टार्ट करने से पहले, ये एपिसोड बनाने से पहले मैंने कुछ डीप डाइव किया, मैंने कुछ इवैल्यूएट किया कि बाकी के जो कुछ और एजुकेटर हैं जो सैलून एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मैंने उनके चैनल को विजिट किया, तो मैंने ये पाया कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। पर जब मैंने उनके कमेंट्स में जाके देखा कि लोग जो उसको सीखना चाह रहे हैं या जो उसको व्यूअर्स हैं उनके क्या कमेंट्स हैं, मोस्टली कमेंट्स क्या होते हैं, इतनी टेक्निकल नॉलेज की हमें क्या जरूरत है, हमारे को बस हाथ साफ होना चाहिए। इट्स द वेरी वेरी डेंजरस स्टेटमेंट। हाथ साफ होना चाहिए। हाथ साफ होने का मतलब क्या है? हाथ साफ होने का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन नॉलेज जो है वो बस अच्छी होनी चाहिए। आपकी बस आपकी एप्लीकेशन नॉलेज वो बेटर होनी चाहिए और बाकी टेक्निकल नॉलेज से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बात करते हैं जैसे प्लीज डॉक्टर्स, इफ एनी डॉक्टर हु इज वाचिंग दिस प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड। आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप 1 घंटा वेट करते हैं। 1 घंटा वेट करने के बाद जब आप डॉक्टर का आपके पास जाने का नंबर आता है, जब आप वहां जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है आपकी, तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि 3 दिन से सर फीवर आ रहा है। इतनी देर में सडनली द मोमेंट यू आर टॉकिंग, अभी आप बोलना स्टार्ट हुए हैं, कोई आता है, कोई अपना फाइल लेके आता है कि सर वो पेशेंट का ये है, तो डॉक्टर इज बिजी इन वॉचिंग समथिंग एल्स, लिसनिंग टू यू, एंड देन सडनली अ फोन कॉल कम्स। वो 3 चीजें एक साथ करता है उतनी सी देर में।
how much importance he is giving to your listening. सारे डॉक्टर मे भी ऐसा नहीं करते हो, बट मेजोरिटी ऑफ द डॉक्टर्स विच आई हैव सीन दे डू लाइक दिस. अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछें, अगर आप उनसे कुछ पूछें कि मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका क्या रीजन है, तो दे इजीली गेट ऑफेंडेड. बेसिकली द थिंग इज you need not to know what is your problem, what has caused you this problem. So they will prescribe you with a medicine, you will go and take that medicine, आप ठीक हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. They will write in such a manner so that you should not understand कि उन्होंने क्या prescribe किया है आपको, कौन सी medicine prescribe की है. So similarly, when a brand comes to you or when somebody comes to you with a product, they educate you only with a style so that you should only know to the extent कि उस product को use कैसे करना है और इससे result कैसे आपको लेना है. और जो भी आपको ये कहता है ना कि आप client को कि मुझे आपको result से मतलब है, रिजल्ट मैं आपको दूंगा या रिजल्ट मैं आपको दूंगी, आपको बाकी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. आई थिंक दिस इज द मोस्ट अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट. क्यों नहीं मतलब होना चाहिए? व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ योर स्किन, व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ योर हेयर. एक डैमेज जो आपके स्किन को या आपके हेयर को होता है, इट विल टेक ईयर्स टू रिकवर. तो क्यों मतलब नहीं होना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हैं? वो ऐसी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए देते हैं बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो, बिकॉज नोबडी हैज टोल्ड देम. They have never got any education from any institute. So that is the reason. So that is the reason why we are coming up with this, that salon education is very critical. अगर आप किसी सैलून स्टाइलिस्ट से पूछते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे कि मेनली द सैलून स्टाइलिस्ट हिमसेल्फ एंड द ब्रांड, दे वांट टू लिमिट यू विद योर एप्लीकेशन नॉलेज. एप्लीकेशन नॉलेज को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये बेसिकली एप्लीकेशन नॉलेज को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम्स योर फिजिकल हार्डवर्क. ओके, सो बेसिकली द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम एज ए सैलून स्टाइलिस्ट मैक्सिमम एफर्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए. कि हमसे कोई कलर कराने आया तो हम बहुत अच्छा कलर डिलीवर करें, या हम बहुत अच्छी कैराटिन करें, या हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करें, बहुत अच्छा हाइड्रा फेशियल करें. सो दैट बेसिकली दैट इज आवर फिजिकल हार्डवर्क. अब फिजिकल हार्डवर्क से सबसे बेनिफिट क्या मिलता है? फिजिकल हार्डवर्क से हमें क्विक अर्निंग मिलती है, हमें रिकॉग्निशन मिलती है. सो द मोमेंट वी स्टार्ट रिकॉग्निशन, द मोमेंट वी स्टार्ट अर्निंग, हमें लगता है कि हमें सक्सेस मिल गई. बट दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, दिस इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया. बिकॉज जब आप फिजिकल हार्डवर्क करते हैं तो आप अपने आप को लिमिट करते हैं, अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज आप अपने आप डिफाइन कर देते हैं कि मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता. जैसे अगर आप एक बात करते हैं, अगर कोई बिल्डिंग बनती है, आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिजाइन करता है, इंटीरियर डिजाइनर उसका इंटीरियर डिजाइन करता है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, और जो मजदूर होते हैं वो बिल्डिंग को बनाते हैं. सबसे ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क मजदूर करते हैं. बट अगर आप देखें तो उनका जो कर्म फल है, जो रेम्यूनरेशन है, जो रिवॉर्ड है, वो सबसे कम उसी का होता है जो सबसे ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क करता है. सिमिलरली, जब आप इस फिजिकल हार्डवर्क के साथ आप ऐड कर लेते हैं मेंटल हार्डवर्क. मेंटल हार्डवर्क मींस नो हाउ, कि कोई चीज कैसे होती है, उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये कैसे काम करती है.
जब आप अपने मेंटल हार्डवर्क को ऐड करते हैं फिजिकल हार्डवर्क के साथ में, सो आपका जो बाउंड्रीज है वो अनलिमिटेड हो जाती हैं. यू बिकम अ स्टार ऑफ योर बिजनेस. वॉट एवर यू डू, यू बिकम अ स्टार. आज की डेट में हम बात करते हैं कि हमारे कितनी वो अराउंड 4.9 करोड़ लोग हैं जो सैलून बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है. अगर आप बात करते हैं कितने स्टार्स हैं इस बिजनेस के, कितने लोग हैं जो हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, आप उनको अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. कितने होंगे? लेस देन 1000 people in this 4.9 crores who are actual star of this business. लेकिन अगर आप जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो स्टार्स हैं अपने रिस्पेक्टिव बिजनेसेस के, उन्होंने अपनी मेंटल एबिलिटी पे भी उतना ही काम किया है जितनी आप अपनी फिजिकल हार्डवर्क पे किया है. दैट इज व्हाई दे हैव बिकम स्टार. स्टार. आप किसी भी स्टार हेयर ड्रेसर की बात कर लीजिए, आप चाहे कोई सीनियर शहनाज हुसैन की बात कर लीजिए, चाहे ब्लॉसम कोचर की बात कर लीजिए, चाहे जावेद हबीब की बात कर लीजिए, चाहे हाकिम आलिम की बात कर लीजिए, जितने भी अपने इस फील्ड के वेटरन्स हैं, दे हैव वर्कड बेसिकली इन बोथ द एरियाज. दैट इज व्हाई दे आर स्टार. लेकिन एक और चीज है जो आपके एप्लीकेशन नॉलेज और आपकी मेंटल हार्डवर्क के अलावा भी आपको जरूरत होती है, जिसकी विच इज योर कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर बेसिकली इज एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक योर ऑनेस्टी, योर कॉन्डक्ट, योर कम्युनिकेशन, योर पंक्चुअलिटी. आप सैलून टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं, आप अपने क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, वो कितने ऑनेस्टली बात करते हैं, कितना आपका व्यवहार अच्छा है, और कितना आपके अंदर पैशन है. तो ये क्या डिसाइड करता है, आपका कैरेक्टर क्या डिसाइड करता है कि आप कितने टाइम तक स्टार बने रह सकते हैं. इट्स कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी. आप कितने टाइम तक स्टार बने रह सकते हैं. Just to become a complete winner, you need all three. You need good application knowledge, you need a technical know-how also, you need a character also. एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. ये एग्जांपल मैं अपने कॉर्पोरेट डेज में भी देता था. जैसे आपको पता है ये अश्वत्थामा को कृष्ण जी ने श्राप दिया था. क्यों दिया था? महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ था तो अश्वत्थामा ने जस्ट बिकॉज पांडव्स किल्ड हिज फादर, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा पांडवों के जो फैमिली, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर. तो इससे कृष्ण जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बोला कि ये जो आपने किया है इससे जो है तुम्हारा नाम हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा. तो व्हाट यू डू नाउ, आप एक काम करो कि अब आपसे ये गलती हो भी गई है तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो. अश्वत्थामा को रियलाइज हुआ कि उससे ये गलती हो चुकी है. उसने बोला भी कि मैंने गुस्से में ये ब्रह्मास्त्र का यूज कर लिया है. बिकॉज अश्वत्थामा हैड गॉट गुड एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ ब्रह्मास्त्र, so he used it. तो कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो. तो अश्वत्थामा कहता है कि जी मुझे डायरेक्शन चेंज करना नहीं आता, मुझे यूज करना आता है बस. तो अब ये जहां जा रहा है ये वहीं जाएगा. सो जस्ट बिकॉज ही वॉज सन ऑफ द्रोणाचार्य, बट आज तक दुर्योधन को हम बहुत समझते हैं कि उसमें कम दिमाग था या वॉट एवर रीजन, बट उसने कभी भी अश्वत्थामा को अपना कमांडर इन चीफ नहीं बनाया. इंस्पाइट अपने जीते जीते उसने नहीं बनाया, जबकि वो इक्वली कैपेबल था. बट इवन दुर्योधन could find out कि he has got good application knowledge but his mental knowledge और technical know-how is limited. तो उसने भी उसको कभी तक अपने जीते जी उसे कभी भी अपना सेनापति कमांडर इन चीफ नहीं बनाया. That is the reason he could not redirect
वो ब्रह्मास्त्र का डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाया और कृष्ण जी ने उसे कर्स किया कि यू विल नेवर डाई एंड उसको एक वूंड दिया कि भाई अब ये जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे जख्म नहीं भरेंगे एंड यू विल keep running here and there. So that was the curse which was given by him just because he could not use rightly his application knowledge. Similarly, this is example which I give that whenever you use something, you must have all three abilities. एक simple misconduct से आपका stardom एक बार में खत्म हो सकता है. अगर आप एक चीज ऑन स्टेज कुछ ऐसा मिसकंडक्ट कर दें तो even I consider Honey Singh in very I consider him as a very valuable person because he was the one who changed this music industry. आज के डेट में हनी सिंह को आप whatever I am not very fond of him but he was the one जिसने revolution किया है म्यूजिक इंडस्ट्री में. But he had everything. उसका application knowledge, mental hard work, but somehow he himself admits कि वो अपने आप को अच्छे ढंग से कंडक्ट नहीं कर पाया. He put himself on drugs, alcohols and lot of other things. So इसका public conduct also was not right. That was the reason he could not maintain his stardom. This is a point which I want to elaborate. With this, I will finish my chapter 1, the importance of salon education. So, to summarize it, because if you really want to grow in this salon industry, which is a very, very large scale industry, it has got great opportunity. It's like it will make you a star. It can fulfill all your dreams, all your ambitions in life. But अगर आप अपने एजुकेशन पे भी उतना ही फोकस करते हैं जितना आप अपनी एप्लीकेशन पे करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. With this we will finish our chapter 1 and we'll move to the chapter 2 which is on details of the hair damage and its reasons. जो एक नोबल केराटिन ट्रीटमेंट था वो एक इलीगल स्ट्रेटनिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया. सल्फर प्लस हाइड्रोजन इज अ very good combination. It's a good combination. Problem is level 4 damage has got no solution. You have to be very alert. When somebody is offering you straightening, you have a reason to worry. That वो straightening कहाँ से